हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू वंशला माइनिंग मिरर। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे कोड्स के बारे में। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सेंट्रल रूल 2026 को साइड बाय साइड लेके। तो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 तक, और चैप्टर नंबर 6 अभी कंटिन्यूड है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मेनली वेलफेयर प्रोविजंस के बारे में। तो ये जो वेलफेयर प्रोविजन है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग 1952 माइंस एक्ट और 1955 जो माइंस रूल है उसमें हम लोग ये सब देख चुके हैं। क्या क्या चीज़ देखे थे उसमें? जो पहले था शेल्टर, कैंटीन, फास्ट एड रूम, फास्ट एड स्टेशन, वेलफेयर ऑफिसर्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, क्रीज रूल, पीटेड बाथ, एवरीथिंग। ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग बात करें वेलफेयर प्रोविजंस के, वो आता है चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे कैंटीन, वॉशिंग प्लेसेस, बाथिंग प्लेसेस, लॉकर रूम्स, लॉकर, चेंजिंग रूम्स एटसेट्रा। और उसी का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 जो मेरा लास्ट वीडियो था, उसमें हम लोग बात किए थे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो वैसे ही उसी का जस्ट उसका और एक स्टेप अहेड जाएंगे हम लोग। आज बात करेंगे उसी चैप्टर नंबर 6 वेलफेयर प्रोविजंस का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ मेनली, फास्ट एड फैसिलिटी और एम्बुलेंस रूम। और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए मैं एक ही वीडियो में लेकर आया। हो सकता है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मस्त वीडियो है। और इसमें हम लोग को इतना जानकारी भरा हुआ है भाई, इतना सारा चीज़ हम लोग को जानना है, जो चीज़ पहले हम लोग का नहीं दिया था इतना क्लैरिटी करके। तो ये कोड में जो चेंजेस किया है गवर्नमेंट, बहुत अच्छा किया है। बहुत सारा चीज़, नया नया चीज़ यहाँ पे लेके आया है। और जो पुराना चीज़ था वो तो है ही कुछ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब कुछ हटा दिया है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे है। लेकिन कुछ कुछ नया चीज़ यहाँ पे एडिशन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे। जो पहले हम लोग को क्लैरिटी कभी नहीं मिलता था, हम लोग दौड़ते थे, घूमते थे या ढूंढते थे कौन सा सर्कुलर है भाई, कौन सा कहाँ पे क्या लिखा है। ये चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलरली हर चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये बहुत जानकार वाला वीडियो होने वाला है आपका। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, माइनिंग का, चाहे डीजीएमएस का हो, चाहे बाहर का कोई भी एग्जाम दो, आने वाला टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो ये एम्बुलेंस रूम है, ये बस नाम चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस किया है। जो फास्टेड रूम था, लेकिन कुछ चेंजेस वहाँ पे है, उसको हम लोग देखेंगे साइड बाय साइड। ठीक है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूं कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को जो टेबल है, इसमें मैं दे दिया हूं। जो अभी तक हम लोग जितना फॉर्म पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा, बड़ा काम आने वाला है। उसके साथ साथ मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अपना इंडियन गवर्नमेंट हम लोग को 4 कोड दिया है और 4 यहाँ पे रूल दिया है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा कोड है और कौन सा रूल है। ठीक है। क्योंकि अभी अभी ये सब लॉन्च हुआ है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को 2 रेगुलेशन में मिलने वाला है, जो है सीएमआर का, सीएमआर 2017 बन के आ रहा है, सीएमआर 2026, और एमएमआर 1961 बन के आ रहा है, एमएमआर 2026। उसके साथ साथ ये मैं यहाँ पे टेबल दे रहा हूँ, इसमें अब इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो जितना भी कोड हम लोग का है, उसका कोड का जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उसका जो कब कब ये फोर्स में आया है, कब ये अप्रूवल हुआ है, इसको यहाँ पे दिया है 21 नवंबर 2025। इसको जरूर याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद देखिएगा जो कोड हम लोग का रूल्स है, वो ये रूल भी हम लोग का 4 रूल्स है। ये रूल का भी यहाँ पे ऑर्डर नंबर मिल गया है, और उसका ये कब ये लागू हुआ था, 8 मई 2026, जो मई 8 अब भी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जरूर इसको देखिएगा। तो इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, जो ओएसएच अपना डब्ल्यूसी कोड 2020 है, ये रिप्लेस किया है 13 नंबर ऑफ एक्ट को, जिसमें अपना माइंस एक्ट 1952 एक्ट भी शामिल है। ठीक है। और उसके साथ और भी यहाँ पे प्लांटेशन को लेके, फैक्ट्री को लेके, वर्किंग जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी सिगार, जितना भी है, डॉक वर्कर्स, सीनियर वर्कर्स, ऐसे करके 13 सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। उसके साथ साथ देखिए जो अपना रूल है, उसे डब्ल्यूसी सेंट्रल 2026 से ये भी 15 नंबर ऑफ रूल्स को रिप्लेस किया है, जिसमें से अपना माइंस का माइंस रूल 1955, माइंस रेस्क्यू रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, पीटेड बाथ रूल, माइंस क्रीज रूल, ये सबको रिप्लेस किया है। देखिएगा जो वोकेशनल वीटी रूल्स है, उसके लिए कि अलग से रूल हम लोग को मिला था। जो क्रीज रूल है, ये भी अलग से मिला था। ये सबको लेकिन एक ही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म में लेके आ गया है। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक सेंट्रल रूल था, उसको भी रिप्लेस किया। और ई जब कंप्लायंस करके एक सर्कुलर आया था 2017 में, उसको भी रिप्लेस कर दिया है, जो रजिस्टर वाला था। ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेनली फर्स्ट एड फैसिलिटी एंड एम्बुलेंस रूम। तो पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड फैसिलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा पीडीएफ से। ओके। तो ये हो गया अपना ओ एस एच डब्ल्यू सी कोड, जिसमें चैप्टर नंबर 6 को हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वेलफेयर प्रोविजंस का चैप्टर नंबर, ये रूल सेक्शन नंबर 24, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। उसी का जितना भी यहाँ पे सब सेक्शन दिया हुआ है, अब हम लोग कैंटीन देख लिए,
हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन पिछला वाला वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे 7, क्या है, adequate fastered boxes or cupboards with the contents readily accessible during all working hours। क्या बात करें यहाँ पे कि भाई adequate fastered boxes, adequate मतलब जो suitable जैसे होना चाहिए वैसे ही यहाँ पे fastered boxes और कपबोर्ड्स। कपबोर्ड्स मतलब क्या होता है, वॉल में जो हम लोग को सेल्फ देखने को मिलता है, जो रेक्स देखने को मिलता है जिसमें हम लोग एक डोर भी होता है, उसको बोलते हैं कपबोर्ड। तो फास्टेड बॉक्सेस या फिर कपबोर्ड्स विथ कंटेंट्स रेडीली एक्सेसिबल। कंटेंट्स मतलब उसमें जो चीज़ रहता है, जिस नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं फास्टेड के टाइम पे, वो चीज़ वहाँ पे रेडीली वहाँ पे अवेलेबल हो और उसको यूज करने का लायक हो ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स। तो काम करने के दौरान में जो फास्टेड बॉक्सेस होता है या फिर जो कपबोर्ड होता है, उसमें जो फास्टेड के लिए हम लोग को चाहिए चीज़, कोई भी चीज़, वो सारा चीज़ वहाँ पे रेडीली एक्सेसिबल होना चाहिए, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया सिंपल एक लाइन। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे सेंट्रल रूल में, वो बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया अपना सेंट्रल रूल, जिसमें कैंटीन यहाँ पे खत्म हुआ था। यहाँ पे स्टार्ट होता है 54 फास्टेड एंड मेडिकल अप्लायंसेस। क्या बोलता है यहाँ पे, एम्प्लॉयर, देखो वेलफेयर प्रोविजंस का जितना भी चीज होता है वो सारा चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, एम्प्लॉयर का होता है। तो माइंस के हिसाब से एम्प्लॉयर कौन होता है, ओनर, एजेंट या मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे बात करता है कि माइंस में ये एम्प्लॉयर का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या इंश्योर करेगा, इंश्योर करेगा, यहाँ पे फास्टली बात कर रहा है। इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट मेंशन्ड अबव एंड पार्ट thereof where employees are at work, फास्टेड बॉक्सेस और कपबोर्ड्स इन एडिक्वेट नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, एडिक्वेट नंबर्स, कितना फास्टेड बॉक्सेस या कपबोर्ड चाहिए, जो अभी हम लोग बात किए थे कोर्स में। नेसेसरी आइटम्स आर प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड सो एज टू बी रेडीली एक्सेसिबल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सेम चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि भाई जहाँ पे लोग काम करते हैं माइंस में, वहाँ पे फास्टेड बॉक्स हो गया या फिर कपबोर्ड हो गया, एडिक्वेट नंबर्स, जितना ज़रूरत है उतना वहाँ पे नंबर्स, नंबर ऑफ फास्टेड बॉक्सेस या नंबर ऑफ कपबोर्ड्स वहाँ पे प्रोवाइड करना है, जिसमें जो नेसेसरी आइटम होता है फास्टेड ट्रीटमेंट के लिए। सिंपल बहुत सारा उसका लिस्ट होता है, आपको याद है शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 जो था हम लोग का, फास्टेड रूम, फास्टेड स्टेशन जो था, उसी तरह का यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फास्टेड बॉक्स हो गया या फिर कपबोर्ड में जो चीज़ हम लोग को फास्टेड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को ज़रूरत है, वो सारा चीज़ वहाँ पे होना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए हमेशा, और रेडीली एक्सेसिबल होना चाहिए कि वहाँ पे जाएंगे तो लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाते हैं और खोलते हैं, पता चलता है कि वहाँ पे है ही नहीं जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा, जो ज़रूरत है वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, काम करने के दौरान या काम करने के टाइम। ओके, ये हो गया पहला चीज़। ओके, उसके बाद चलते हैं, इन नोटिस मेंटेनिंग डिटेल्स ऑफ फास्टेड फैसिलिटीज along with the name, contact details of the person in charge and the nearest hospitals shall be displayed at a conspicuous place in English or Hindi and in local language। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक नोटिस होगा, एक नोटिस वहाँ पे हम लोग लगाएंगे, चिपकाएंगे, कॉन्स्पिक्यूअस केसेस मतलब प्लेसेस, मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग इजीली देख पाएंगे, जैसे नोटिस बोर्ड हो गया, ठीक है। या फिर जाने के टाइम में राइट साइड में एक बड़ा बड़ा एक फ्लेक्सी बना के भी वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि भैया यहाँ यहाँ हम लोग का फास्टेड बॉक्सेस रहता है, यहाँ पे कपबोर्ड्स है, यहाँ पे ये सब आइटम्स है, प्लस जो पर्सन इंचार्जेस होते हैं उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल और नियरेस्ट हॉस्पिटल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, वो सब वहाँ पे लिखा होना चाहिए, ताकि आदमी अगर सडनली कोई नहीं है वहाँ पे हेल्प करने वाला, कोई भी आदमी, कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय रहे, एटलीस्ट उसको देख के वो समझ जाएगा भाई ये इसको कांटेक्ट करना है या फिर ये हॉस्पिटल का नंबर है। कुछ नहीं करगा तो एटलीस्ट कांटेक्ट तो कर पाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, जल्दी आ जाओ। इसीलिए वहाँ पे इस जगह पे होना चाहिए ताकि आदमी को दिखाई दे सही तरह से, ठीक है। तो फिर उस नोटिस में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए कि फर्स्ट फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ है, और वहाँ पे पर्सन जो फास्ट एड का जो इंचार्ज कौन है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होता है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे डिस्प्ले में आना चाहिए। कौन सा लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी प्लस लोकल लैंग्वेज। ओके, ये हो गया पहला चीज़। सेकंड क्या बात कर रहे हैं, इन ईच शिफ्ट, इसको ध्यान देना, ईच शिफ्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। ईच डे नहीं बोल रहा है, ईच शिफ्ट। एवरी फास्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड इज केप्ड इन द चार्ज ऑफ ए वर्कर और सुपरवाइजर who holds a certificate in first aid treatment, okay, and who is always be readily available during the working hours of the above establishment or part thereof। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बात करता है कि
ये जो फास्टेड बॉक्सेस होता है या फिर जो कपबोर्ड होता है वो किसके चार्ज में होता है, मतलब इसका किसके अंडर में वो रहता है कि भाई आप इसका चार्ज हो। यहाँ पे कहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बात करेंगे फास्टेड स्टेशन या फास्टेड रूम के बारे में, नहीं। यहाँ पे बात करें इन ईच शिफ्ट, हर शिफ्ट में। अगर हम लोग माइंस में 3 शिफ्ट चला रहे हैं या फिर 2 शिफ्ट चला रहे हैं, तो हर एक शिफ्ट में एक इंचार्ज होना चाहिए ये फास्टेड बॉक्स का या कपबोर्ड का। तो कौन हो सकता है वो जो इंचार्ज हो सकता है, एक वर्कर हो सकता है या फिर एक सुपरवाइजर हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उनके पास भाई सर्टिफिकेट होना चाहिए फास्टेड ट्रीटमेंट करने के लिए। जो फास्टेड सर्टिफिकेट होता है, जैसे पहले हम लोग का सेंट जॉन एम्बुलेंस वाला एसोसिएशन वाला था, उस तरह का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट होल्डर वो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़, शिफ्ट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और वो जो आदमी होना चाहिए हर एक शिफ्ट में, वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम में। जितना टाइम तक वो आएगा अपना शिफ्ट में काम करने के लिए, उतना टाइम तक वो अवेलेबल होना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़े तो आदमी रेडी होना चाहिए, भाई हम यहाँ पे है, ओके। उसके बाद ये हो गया पहला यहाँ पे। अब देखो सेकेंडली क्या बात कर रहा है, एटलीस्ट वन फुल्ली इक्विप्ड फास्टेड बॉक्स और कपबोर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट और सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इज अवेलेबल एंड मेंटेन प्रॉपरली ऑल द टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। यहाँ पे क्या बात करता है कि हर एक डिपार्टमेंट में या फिर सेक्शन में, डिपार्टमेंट क्या क्या होता है माइंस में जब हम लोग काम करते हैं, माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, नॉर्मली इतना ही रहता है। जितना भी डिपार्टमेंट है या फिर जितना भी सेक्शन, सेक्शन मतलब क्या हो सकता है, फील्ड मशीनरी सेक्शन एक हो सकता है, और सर्विसेज सेक्शन एक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का एक माइनिंग सेक्शन एक हो सकता है, टाउनशिप वाला एक सेक्शन हो सकता है, तो बहुत सारा सेक्शन उसका, वर्कशॉप हो सकता है, तो बहुत सारा सेक्शन उसका हो सकता है। तो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे जितना भी सेक्शन हो, एटलीस्ट वन फास्टेड बॉक्स या फिर कपबोर्ड आपको मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट वन बोला, ऐसा नहीं कि वन बोल रहा है, एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो एटलीस्ट वन कपबोर्ड या फास्टेड बॉक्स विथ फुल्ली इक्विप्ड। मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग को जरूरत होता है फास्टेड के लिए, सारा चीज़ उसमें होना चाहिए भरा हुआ, ठीक है। तो मिनिमम एक फास्टेड बॉक्स या फिर कपबोर्ड आपको मेंटेन करना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट या सेक्शन में, ठीक है, जो कि रेडी अवेलेबल होना चाहिए। कभी भी हम लोग को जरूरत पड़ा वर्किंग के टाइम में तो उसको हम जगह जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फास्टेड बॉक्सेस हैज टू इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज मोर देन 200 एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट और सेक्शन। क्या बात करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बात कर रहा है कि जो डिपार्टमेंट या सेक्शन के बारे में जो अभी हम लोग बात किए कि भाई एटलीस्ट वन वहाँ पे बॉक्स या कपबोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे बात करें अगर उस डिपार्टमेंट पे या फिर सेक्शन में अगर 200 से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस नंबर ऑफ बॉक्सेस को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना है वो नहीं बोला, ठीक है, कि वहाँ पे 200 से अगर 100 ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे और एक ऐड करना है, अगर 300 ज़्यादा हो गया और एक ऐड करना है, इस तरह का चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली बोला है अगर 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ फास्टेड बॉक्सेस या कपबोर्ड्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एटलीस्ट वन था वो एटलीस्ट वन तो रहेगा ही, उसके साथ साथ अब जैसे ही 200 से ज़्यादा होता है आपको वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। 2 बढ़ा सकते हैं, 3 बढ़ा सकते हैं, 4 बढ़ा सकते हैं, जो आपका मर्जी है वहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। यहाँ पे एक बात कर रहा है कि जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है, जो फास्टेड बॉक्सेस में या कपबोर्ड में जो चीज़ सब रहेगा वहाँ पे, जो इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ पे रहेगा, उसका एक लिस्ट होता है जिसे हम लोग पहले जानते थे शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बोलता है अनेक्सर में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं फास्टेड बॉक्स या कपबोर्ड में जो इलिस्ट्रेटिव जो लिस्ट ऑफ कंटेंट जो रहेगा वो रहेगा अनेक्सर 1 में। लेकिन ये जो अनेक्सर 1 है ये माइंस के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका नीचे वाला जो रूल में इसमें दिया है, इन केस ऑफ माइंस के केस में जो लिस्ट ऑफ कंटेंट रहेगा एवरी फास्टेड बॉक्स या फिर कपबोर्ड में वो लिखा रहता है अनेक्सर 3 में, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, अनेक्सर 3, इसको मैं डाल दूंगा, अभी जो टेबल हम लोग देख रहे थे उसमें अपडेट कर देंगे, अनेक्सर 3 में वो आएगा। इसके साथ साथ हमेशा एक चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, एम्प्लॉयर में ऐड मोर आइटम्स आज पर रिक्वायरमेंट। अगर एम्प्लॉयर को और कुछ ऐड करना है जो रिक्वायर्ड है हम लोग का, वहाँ पे वो ऐड कर सकता है अनेक्सर 3 के अलावा, ठीक है। ये हो गया अनेक्सर 3। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पे दिया है, ये चीज पहले नहीं था, एटलीस्ट 33% ऑफ द वर्कर्स इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट मेंशन्ड अबव आर ट्रेन्ड इन फास्टेड प्रोसीजर्स। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो फास्टेड प्रोसीजर जो होता है, फास्टेड का ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है, वो ट्रेनिंग यहाँ पे बात कर रहा है कि हर कोई एस्टेब्लिशमेंट का, माइंस भी इसमें इंक्लूडेड है, इसके साथ साथ बाकी जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है। तो माइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि माइंस में एटलीस्ट 33%, मतलब 3 भाग से 1 भाग
लोग जो होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको फास्टर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, या फिर फास्टर ट्रेनिंग उनको प्रोसीजर उनको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कितना परसेंटेज वर्कर्स को एस्टेब्लिशमेंट में या माइंस में पता होना चाहिए फास्टर ट्रीटमेंट के बारे में या प्रोसीजर के बारे में? 33%। ओके, उसके बाद देखो और एक चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड इन एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, जो फास्टर ट्रेनिंग वालों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो लोगों को 33% लोगों को जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग उनको हम लोग कराएंगे वो होता है 3 साल में एक बार। ठीक है, उसके बाद wherever women workers are employed at least one women worker is trained। तो जहाँ पे लेडीज लोग काम करते हैं माइंस में, तो वहाँ पे मिनिमम एक लेडीज को ये फास्टर प्रोसीजर पता होना चाहिए या फिर ट्रेनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना कि 33% लोगों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए हर एक एस्टेब्लिशमेंट का, मतलब माइंस में 33% लोगों को पता होना चाहिए कि फास्टर प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग उनको मिलेगा हम लोग को 3 साल में एक बार। उसके बाद होता है कि एटलीस्ट वन वोमेन को पता होना चाहिए कि फास्टर प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे बता रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। फास्टर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड बाय द ट्रेनर हैविंग मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन दिस। देखो, फास्टेड का जो सर्टिफिकेट होता है, पहले हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ाई करके आ रहे थे कि जो कोई भी फास्टेड का जो सर्टिफिकेट होता है वो इशू होना चाहिए किससे? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन जो होता है उससे होना चाहिए। लेकिन इस कोड में या फिर रूल में कहीं भी सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का नाम को लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई आपका सेंट जॉन के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि आपको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। मतलब क्या होता है कि अगर आपको फास्टेड सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको जहाँ पे ट्रेनिंग लीजिएगा, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो ऑलरेडी डीजीएमएस के द्वारा, वहाँ पे हम लोग का था ना कैसे कैसे फैसिलिटी होना चाहिए, उस तरह का अगर फैसिलिटी है वहाँ पे तो वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको जो ट्रेनिंग देंगे उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि भाई इनको मैच करना चाहिए, तभी आपका जो सर्टिफिकेट आपको इशू होता है वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे फास्टेड जो हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है, हमको ट्रेनिंग देने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी या फिर उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि इसी के हिसाब से भाई मैच होना चाहिए। क्या दिया है यहाँ पे? शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। The person possessing qualification included in Part 2, Schedule 3 of the Indian Medical Council Act 1956 should also fulfill the conditions specified in subsection। मतलब यहाँ पे दिया है कि एक हम लोग का इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। इसका देखोगे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, ये हो गया उसका फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये बात किया था कि भाई उनका होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द यूनिवर्सिटीज और मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडिया में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है या जो यूनिवर्सिटीज होते हैं जो कि मेडिकल उनको क्वालिफिकेशन ग्रांट करते हैं या फिर क्वालिफिकेशन देते हैं, मतलब जहाँ पे लोग पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा लिस्ट, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये देखो अमरावती यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर इंस्टीट्यूशन है, ये सभी के बारे में यहाँ पे दिया है कंटिन्यूसली। तो जो आदमी हम लोग को ट्रेनिंग देगा या फिर फास्टेड के बारे में बताएगा, उसके पास ये सब इंस्टीट्यूशन से उसको सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टरेट का। ठीक है, उसके बाद देखो शेड्यूल 2 में भी देख लेते हैं। ये हो गया सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या बात कर रहा है? रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर वाला जहाँ पे आप पढ़ के उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो एक्सेप्टेबल होगा। ये देखो कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ दूराम, ये जितना भी है यहाँ पे देखो, ये पूरा उसका कौन सा इंस्टीट्यूट है और कौन सा डिग्री वहाँ पे दे रहा है, ये सब वहाँ पे भी ये भी एक्सेप्टेबल होगा। उसके साथ साथ क्या बोलता है कि पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, क्या है ये? पार्ट 2 में क्या बात कर रहा है? रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया नॉट इंक्लूड इन द सेकंड शेड्यूल। तो पहले फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल हो गया। फर्स्ट शेड्यूल हो गया कि इंडिया के अंदर में जितना इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटीज है जो कि देता है भाई क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेशन। उसके बाद सेकंड शेड्यूल हो गया कि जो इंडिया के बाहर में जो इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, जो भी जिसका हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और पार्ट 2 थर्ड शेड्यूल में क्या बोला कि भाई जो बाहर डॉक्टर बनने जाते हैं आउटसाइड इंडिया में जो होता है, जो सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं हुआ था, वो यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला सेंट्रल रूल में कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3
ठीक है, इसमें उनका मेडिकल क्वालिफिकेशन इसी में से होना चाहिए। उसके साथों साथ और एक चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है कि वो भी उनके पास होना चाहिए। क्या है? सेक्शन 13 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एज पर चैप्टर 6 नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 और डिप्लोमा और डिग्री इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी मेडिसिन और एसोसिएट फेलो इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई वो तो होना चाहिए कौन सा इंस्टीट्यूट से आपको पढ़ाई करने से आपको एक्सेप्टेबल किया जाएगा। उसके साथों साथ ये चीज़ होना चाहिए कि आज पर सेक्शन 13 of Indian Medical Council Act 1956 आज पर द चैप्टर नंबर 6 ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ये और एक एक्ट है, ठीक है। उसके साथों साथ या फिर डिप्लोमा और डिग्री इन इंडस्ट्रियल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इमरजेंसी मेडिसिन और एसोसिएट फेलो इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और इक्विवेलेंट, ये जितना भी यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन, ये सारा क्वालिफिकेशन उन्हीं के पास होना चाहिए। नहीं तो वो फास्ट एड में ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, वो ट्रेनर नहीं बन सकते। तो अभी के टाइम में ये जितना चीज़ को यहाँ पे दिया है ना, इस तरह का आदमी मिलना क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल तो नहीं बोल सकते, कि थोड़ा सा वहाँ पे रेयर होता है। तो रेयर होने से क्या होगा कि उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कि भाई यहाँ पे खाली सेंट जॉन को यहाँ पे लिमिटेड नहीं रखा कि भाई सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन वाला जो होते हैं वही खाली देते हैं ट्रेनिंग और उसी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कोई भी आपको दे सकता है ट्रेनिंग, लेकिन उसके साथ उसके पास ये सारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट ये वाला 4 नंबर जो सब रूल है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं 5 नंबर। ये जो 5 नंबर वाला है ना, ये एक्चुअली आना चाहिए था यहाँ पे 6 नंबर में, और 6 नंबर यहाँ पे आना चाहिए था 5 नंबर में, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा दिया है, लेकिन पहले चलते हैं 6 नंबर पे। क्या बात कर रहा है कि जब एम्प्लॉय को चोट लगेगा काम के दौरान, वहाँ पे क्या करना है। तो एवरी एम्प्लॉई, जैसे ही कोई भी एम्प्लॉय को अगर कोई चोट लगता है इन द कोर्स ऑफ वर्क, काम करने के दौरान में, ठीक है, तो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? शल रिपोर्ट द सेम टू द वर्कर और सुपरवाइजर हु होल्ड्स ए सर्टिफिकेट इन फास्ट एड ट्रीटमेंट, ठीक है। जो वर्कर को रिपोर्ट कर सकता है या फिर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा, जिसके बारे में हम बात किए थे शिफ्ट में, जिसके अंडर में वो फास्ट एड बॉक्स या फिर कपबोर्ड रहता है, उसी जिसके पास वो सर्टिफिकेशन भी होता है फास्ट एड का। तो जिसके पास फास्ट एड सर्टिफिकेट है, जो वर्कर हो गया या फिर सुपरवाइजर हो गया, उनको वो खबर करेगा कि भाई इंजरी ऐसा हुआ है। हु शल मेक अरेंजमेंट्स फॉर रेंडरिंग फास्ट एड टू द इंजर्ड आज में बी रिक्वायर्ड। तो ये जो उनको फास्ट एड ट्रीटमेंट जो दिया जाएगा, वो आदमी को जिसको चोट लगा है, उनके लिए सारा अरेंजमेंट यही लोग करते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे इंचार्ज होते हैं फास्ट एड बॉक्सर या फिर कप बोर्ड का, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या हो गया कि भाई किसी को अगर बाई चांस इंजरी होता है, वो रिपोर्ट करेगा उसी आदमी को जिसके पास फास्ट एड सर्टिफिकेट है, और जो इंचार्ज होता है वहाँ पे, चाहे वर्कर हो चाहे सुपरवाइजर, ताकि वो सारा अरेंजमेंट कर पाए जो कि उसको फास्ट एड ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद where the employee receiving an injury is not in a position to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate of first aid treatment, it shall be the duty of the person who first comes to know of its report the same to the worker or supervisor। ये चीज़ हम लोग पहले भी हम लोग 1955 रूल में भी देखे थे कि अगर जो एम्प्लॉय को चोट लगता है, अगर वो तो बोलना तो चाहिए, ठीक है, अगर वो इस तरह का कंडीशन में है ही नहीं कि चाहे वो किसी को बोल पाएगी भाई बहन मेरे को चोट लग गया, ठीक है, वो तो खुद ही गिर गया वहाँ पे बेहोश हो गया, वो किसको बताएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो उसका नियरेस्ट में होगा, जो उसके पास में जो वर्कर होंगे, जो उनको उनके साथ काम कर रहे होंगे, तो उन्हीं का ये ड्यूटी बनता है कि भाई वो जाके बताएंगे उन्हीं लोग को कि भाई ऐसा हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि सुपरवाइजर का क्या काम होना चाहिए, ठीक है। अब चलो 5 नंबर में। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी केस ऑफ इंजुरी और इलनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क इज रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर, ठीक है। जो ऑलरेडी हम लोग बात किए थे वर्कर और सुपरवाइजर को, यहाँ पे सेम चीज़ बात कर रहा है कि कभी अगर किसी को इंजरी होता है, तबियत खराब होता है, तो सुपरवाइजर को वहाँ पे खबर होना चाहिए। तो ये जो सुपरवाइजर होता है, जैसे उसको खबर मिलता है, वो तो क्या करेगा, तो पहला चीज़ वो क्या कर सकता है कि फॉर इंजुरी एंड इलनेस सर्विलेंस adequate and suitable arrangements for made available for speedy evacuation and or referral of the persons employed to the जो भी। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो सुपरवाइजर वहाँ पे जिसको रिपोर्ट मिलेगा, वो सुपरवाइजर क्या करेगा भाई, देखेगा भाई इंजरी और इलनेस को, देखेगा भाई कितना डेंजरस हो सकता है या फिर कैसा नेचर का है, ठीक है। सेकंड चीज़ हो गया क्या है कि वो जो भी जरूरत जो अरेंजमेंट होता है उसको अरेंजमेंट करेगा जल्दी वहाँ से वर्क प्लेस से उसको बाहर लेके जाने के लिए, या फास्ट एड रूम लेके जाएगा या फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा, वो अरेंजमेंट करेगा। थर्ड हो गया कि उसको रेफर करके अगर बाहर लेके जाना है और कोई हॉस्पिटल लेके जाना है, वो काम भी वही करेगा, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर का एक तरह का यहाँ पे दिया है भाई
भाई उसको करना क्या है उस टाइम में। अगर कोई यहाँ पे ये भी मेंशन किया है, अगर कोई सीरियस बॉडीली इंजरी है या फिर कोई इलनेस सीरियस नेचर का है, तो ये जो होता है सीरियस बॉडीली इंजरी या फिर जो सीरियस इलनेस होता है, ये डिसाइड कौन करता है, कैसे डिसाइड होता है कि भाई ये सीरियस है। सीरियस बॉडीली इंजरी समझ में आ ही जाता है, जो कि ऑपरेशन में लोग काम करते हैं समझ में आ ही जाता है। लेकिन कुछ चीज़ होता है जिसका तबीयत खराब होता है, नॉर्मल हम लोग को पता नहीं चलता कि भाई ये सिम्टम क्या बता रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम में वहीं पे हम लोग का ज़रूरत पड़ता है किसका, यहाँ पे आता है फास्ट एडर का, ठीक है। तो फास्ट एडर यहाँ पे जाके देखेगा उसका तबीयत कैसे खराब हो रहा है, क्या सिम्टम है, किसके तरफ ये इशारा कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये हो सकता है सीरियस नेचर का है। तो फास्ट एडर जैसे ही बताएगा हाँ भाई ये सीरियस नेचर का है, तो हम लोग को भाई काम करना है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग को हॉस्पिटल लेके पहुंचाना है। अगर फास्ट एडर बोलेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नॉर्मल होता है, तो कोई इशू नहीं, वो फास्ट ट्रीटमेंट के अंदर में ही वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ होता है एक तरह का बात करें कि भाई आपको सुपरवाइजर को पता होना चाहिए, सुपरवाइजर सारा अरेंजमेंट करेगा, और जो फास्ट एडर होते हैं उनको वही जो बताएंगे कि भाई कितना सीरियस है, वो तबीयत खराब हो गया या इंजरी हुआ कितना सीरियस है, उसी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखो 7 नंबर, if in the opinion of the supervisor or worker who holds a certificate in fast aid treatment, the injury of in such nature as to require immediate medical attention by the qualified medical practitioner, such person shall arrange for the qualified medical practitioner to be called or bring it to the notice of the occupier, their representative in every establishment mentioned above। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बात करता है कि अगर जो वर्कर या सुपरवाइजर जिसके पास फास्ट एड सर्टिफिकेट है, अगर उनके ओपिनियन में, उनके हिसाब से अगर ये लगता है कि जो इंजरी हुआ है या फिर जो तबीयत खराब हुआ है वो सीरियस नेचर का है, जिसके लिए हम लोग को इमीडिएट अटेंशन वहाँ पे चाहिए एक डॉक्टर का, ठीक है। वो जो होता है किसका, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हम लोग का चेकअप कराता है, अगर उनका अटेंशन चाहिए वहाँ पे एकदम इमीडिएट, तो वहाँ पे क्या करेगा, वही जो वर्कर है वही जो सुपरवाइजर है वो अरेंज करेंगे क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को वहाँ पे बुलाने के लिए। और उसके साथों साथ ये भी वो करेगा कि भाई जो जो एम्प्लॉयर होते हैं हम लोग का, चाहे ओनर एजेंट और मैनेजर हो, उनको वो खबर भी करेगा कि इस तरह का वहाँ पे चीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर या वर्कर जो जिसके पास फास्ट एडर जो होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, it is the duty of employer or their representative to ensure that adequate and suitable arrangements are made available for speedy transportation of that employee to nearest dispensary or hospitals, preferably by means of proper ambulance van, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करता है कि ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या फिर एम्प्लॉयर का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कौन होते हैं, एजेंट हो गए, मैनेजर हो गए, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, तो जो भी एम्प्लॉयर है या फिर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सुइटेबल एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट वहाँ पे रहेगा माइंस में, किस चीज़ का, अगर कुछ हुआ वहाँ पे सडनली उसको बहुत जितना जल्दी से जल्दी वहाँ से वर्किंग प्लेस से लेके वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचने के लिए जो अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पे होना चाहिए। नॉर्मली कैसे होता है हम लोग का, एम्बुलेंस वैन से, ठीक है। तो ये जो बात करते हैं प्रॉपर एम्बुलेंस वैन, इसके बारे में हम लोग बात किए थे पहले। प्रॉपर एम्बुलेंस वैन जो होता है कि भाई एक एम्बुलेंस में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वहाँ पे देखो कि जो एम्बुलेंस वैन का होता है उसका भी कैटेगरी होता है कि एम्बुलेंस वैन कैसा होना चाहिए। वहाँ पे एक नर्स होना चाहिए हमेशा, वहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए, ब्रीदर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, लेके जाने के लिए वहाँ पे स्ट्रेचर होना चाहिए, किस तरह का वो सारा अरेंजमेंट वहाँ पे एम्बुलेंस में होना चाहिए। तो प्रॉपर एम्बुलेंस का मतलब वही होता है कि एक एम्बुलेंस वैन जिसमें सारा फैसिलिटी होता है, उस तरह का एम्बुलेंस का फैसिलिटी वहाँ पे देना एम्प्लॉयर और उनका रिप्रेजेंटेटिव का काम है ताकि जितना जल्दी हो सके वर्कर को उसका एक्सीडेंट वाला एरिया से लेके हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करता है कि एडिशनली कुछ यहाँ पे दिया है माइंस के हिसाब से कि कुछ एडिशनल फैसिलिटी यहाँ पे प्रोविजंस वहाँ पे होना चाहिए। क्या है, adequate and suitable arrangements are made for the training of the workers or supervisors in fast aid procedures। ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि माइंस में जितने भी लोग काम करते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा फास्ट एड प्रोसीजर में, ठीक है। वर्कर हो गए और सुपरवाइजर हो गए। उसके बाद बी में क्या दिया, बी में दिया एट एवरी माइन देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड फास्ट एड स्टेशन। अब आता है फास्ट एड स्टेशन, ठीक है। तो फास्ट एड स्टेशन हम लोग ऑलरेडी 1955 माइंस रूल में भी देखे थे, वहाँ भी दिया था। ये इसमें क्या बोल रहा है, जो फास्ट एड स्टेशन हर माइंस में होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, ये भी हम लोग का यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी जानते थे। तो ये उसके बारे में बात करें कि फास्ट एड स्टेशन में जो इक्विपमेंट वगैरह रहेगा वो रहेगा आज पर अनेक्सर वी, अनेक्सर 5, जो पहले हम लोग का शेड्यूल 3 था, ठीक है, वो बन गया अनेक्सर 5। तो पहले पहले के अनेक्सर हम लोग देखे थे जो था फास्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वो आया था अनेक्सर 3 में, ठीक है, नॉट अनेक्सर 1, अनेक्सर 3 में आया था।
और अभी जो बात किया कि फास्टेस्ट स्टेशन में कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए, वो रहेगा आज पर एनेक्सर 5। ओके, अब देखो क्या कहाँ कहाँ होना चाहिए था। अबव ग्राउंड, अबव ग्राउंड मतलब क्या होता है? अबव ग्राउंड वहीं पे बात होता है कि जहाँ पे हम लोग का अंडरग्राउंड में काम होता है। तो अबव ग्राउंड अगर बात करोगे, यहाँ पे देखो कि फास्टेस्ट स्टेशन कहाँ रहेगा, एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट और इंक्लाइन वेयर मेन और मेटेरियल नॉर्मली ओन्ड और हॉल्ट, जहाँ पे आना जाना होता है शाफ्ट और इंक्लाइन में, एवरी वर्कशॉप, एवरी स्क्रीनिंग प्लांट और लोडिंग प्लेसेस। उसके बाद यहाँ पे देखो ये चीज़ को भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एट एवरी अदर प्लेस वेयर मोर देन 50% आर एम्प्लॉयड एट एनी वन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया कहाँ का होना चाहिए। उसके बाद ये भी बता दिया कि हर उस जगह पे जहाँ पे मिनिमम 50 या उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, एट वन टाइम। हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ओपन कास्ट वर्किंग के लिए कहाँ कहाँ बात कर रहा है। फास्टेड स्टेशन, एवरी सोवेल और ड्रैगलाइन लोडिंग पॉइंट, ध्यान रखो ये वायोलेशन वाला पार्ट हो सकता है अगर आप नहीं रखते हैं तो। एट एवरी सोवेल और ड्रैगलाइन लोडिंग पॉइंट, जहाँ पे सोवेल लोड करता है हर एक जगह पे। ठीक है, एट रेस्ट शेल्टर, पोर्टेबल रेस्ट शेल्टर इफ एनी। रेस्ट शेल्टर होता है जो फिक्स होता है एक जगह पे हम लोग रखते हैं। पोर्टेबल हो गया कि जिसको हम लोग इजीली कैरी करके माइंस के इधर उधर रखते हैं, कहीं से जरूरत पड़ा यहाँ से उठा के वहाँ रख लो, वहाँ से उठा के वहाँ रख लो, उस तरह का जो सेटअप होता है, जो जिसको बोल सकते हो कि भाई मोबाइल शेल्टर जो होता है वहाँ पे। पंपिंग स्टेशन, ठीक है, एट रीफ्यूलिंग स्टेशन, ध्यान रखो, एट डंप यार्ड, एट डंप यार्ड जहाँ पे डंपिंग चल रहा है, एक्टिव डंप यार्ड जो होता है। ठीक है, उसके बाद देखो एट एवरी अदर प्लेस वेयर मोर देन 50% एम्प्लॉयड एट वन टाइम, सेम चीज़। उसके साथों साथ कहीं भी जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं एट एनी वन टाइम, वहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, ये हो गया ओपन कास्ट माइंस के लिए। अब देखो बिलो ग्राउंड माइंस के लिए क्या बात कर रहा है। अंडरग्राउंड माइंस के लिए बात कर रहा है कि भाई एट बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट, शाफ्ट का बॉटम में जहाँ पे होते हैं। उसके बाद नियर ड्राइव और एवरी हॉलेज। उसके बाद इन और एट द एंट्रेंस टू एवरी डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन ऑफ द माइन। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया फास्टेड स्टेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या पता चला, फास्टेड बॉक्स या फिर कपबोर्ड जिसमें होना चाहिए जो इक्विपमेंट वो होएगा अनेक्सर 3 में माइंस के हिसाब से। और ये फास्टेड स्टेशन होना चाहिए जिसमें रहेगा अनेक्सर भी के तहत जितना भी इक्विपमेंट है। अबव ग्राउंड, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस में वहाँ पे जहाँ जहाँ रहना वहाँ तो बता दिया, लेकिन ये भी बताया कि जहाँ से 50 लोग से ज़्यादा लोग काम करते हैं ओपन कास्ट माइंस या अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड में नहीं बताया। ठीक है, ध्यान रखना अबव ग्राउंड में, तो वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं एट वन टाइम तो वहाँ पे आपको देना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये चीज़ भी हम लोग 1955 में हम लोग देखे थे कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल बी कंस्टिट्यूटेड टू रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ फास्टेड स्टेशन विद इन 300 मीटर अनदर फास्टेड स्टेशन। अगर आपका ओपन कास्ट माइंस में या फिर अबव ग्राउंड माइंस में अगर आपका अगर फास्टेड स्टेशन यहाँ पे दिया गया है तो एक फास्टेड स्टेशन अगर कहीं पे दिया गया है वहाँ से 300 मीटर के अंदर में और एक फास्टेड स्टेशन रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर फास्टेड स्टेशन और फास्टेड स्टेशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 300 मीटर। ओके, ये चीज़ पहले भी हम लोग जानते थे। अब देखो, अब चलते हैं उसका इंचार्ज के बारे में देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू बी इन चार्ज ऑफ ए फास्टेड स्टेशन टू सी दैट इक्विपमेंट प्रोवाइडेड इन द फास्टेड स्टेशन केप्ट इन गुड ऑर्डर एंड दैट इज रिप्लेनिश्ड व्हेन एवर नेसेसरी। तो वहाँ पे फास्टेड स्टेशन का जो इंचार्ज होते हैं फास्टेड स्टेशन का, उनका ये ड्यूटी रहता है कि हर एक फास्टेड स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट होता है अच्छे से काम करने का लायक वो होना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े कुछ वहाँ पे आपको रिफ़िल करना है, कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया तो आपको रिफ़िल करना है, सिंपल चीज़ है। उसके बाद देखो एवरी फास्टेड स्टेशन शैल बी केप्ट अंडर द चार्ज ऑफ ए वर्कर और सुपरवाइजर होल्डिंग फास्टेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, कि पहले ये होना चाहिए कि भाई इंचार्ज कौन होता है, उसके बाद हम लोग को बात करना चाहिए कि उसका ड्यूटी क्या होता है। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि भाई फास्टेड स्टेशन का जो इंचार्ज होते हैं एक वर्कर हो सकता है या फिर एक सुपरवाइजर हो सकता है जिसके पास एक फास्टेड सर्टिफिकेट हो। ठीक है, कहाँ से देखो यहीं से आता है, सेंट जॉन नहीं बोला, सेंट जॉन को खत्म कर दिया कि फास्टेड सर्टिफिकेट जो होता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ जो इंस्टीट्यूट्स होता है वहाँ से जो सर्टिफिकेट उसको मिलता है फास्टेड का, वही वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन को यहाँ पे खत्म कर दिया है। ठीक है, चलो, तो ये होना चाहिए फास्टेड स्टेशन का, वो बन गए इंचार्ज, एक वर्कर या फिर सुपरवाइजर जिसके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब देखो उन्हीं का ये क्या ड्यूटी होगा भाई, उनका ड्यूटी होगा कि जितना भी इक्विपमेंट वहाँ पे है वो सही ऑर्डरली मतलब सही तरह से काम करे। और अगर कुछ ज़रूरत है वहाँ पे कुछ खत्म हो गया तो उसको आपको डेली बेसिस में उसको या फिर जल्दी उसको आपको
जब भी ज़रूरत पड़े उसको आपको भरना है। तो इस तरह का ये चीज़ हो गया उसका फास्टेड स्टेशन वाला, ठीक है। उसके बाद देखो, एन अप टू डेट लिस्ट ऑफ ऑल फास्टेड स्टेशन प्रोवाइडेड इन द माइन शैल बी केप्ट इन ऑफिस ऑफ द माइन। ये भी हम लोग का 1955 में था कि भाई जितना भी हम लोग का फास्टेड स्टेशन होता है माइंस में, उस सारा का लिस्ट, अपडेट लिस्ट जो होता है, आपको माइंस में जो माइंस का जो ऑफिस है वहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी सुपरवाइजर और ऑफिशियल पोजेसेस ए वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट शैल कैरी। ये चीज़ भी हम लोग 1955 में था कि भाई जितने भी सुपरवाइजर या फिर ऑफिशियल होते हैं जिसके पास फास्टेड सर्टिफिकेट होता है, वो क्या करेंगे, उनका ड्यूटी के टाइम में साथ में लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, देखो, ए फास्टेड आउटफिट, आउटफिट मतलब जो हम लोग अप्रॉन जो पहनते हैं ऊपर में, वो आउटफिट होना चाहिए, या फिर जो व्हाइट का जो ड्रेस होता है वो होना चाहिए, वो लेके जाएंगे। कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वन लार्ज स्टेरिलाइज ड्रेसिंग, ठीक है, जो ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग मतलब जो ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ड्रेसिंग वहाँ पे होना चाहिए। वन स्मॉल स्टेरिलाइज ड्रेसिंग, स्मॉल गॉज जो होता है वो, एडहेसिव बैंडेज जो चिपकाने वाला, जो सेलो टेप वाला जैसे बैंडेज होता है वो, स्किन क्लोजर स्ट्रिप्स होता है, स्किन अगर कहीं अगर फट गया है तो उसको क्लोज करने के लिए जो स्ट्रिप्स मारते हैं हम लोग, उस स्ट्रिप्स होना चाहिए, जैसे बैंडेड हो गया उस तरह का होना चाहिए। कॉटन बॉल्स साफ करने के लिए कटन्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होता है जो लिक्विड्स होता है, जैसे हम लोग का बेटाडीन हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। सीजर कैंची विथ राउंडेड टिप्स, मतलब वहाँ पे शार्प एज नहीं होना चाहिए ताकि किसी को इंजरी ना हो। उसके बाद सच आउटफिट शैल बी सिक्योरली पैक्ड एंड प्रोटेक्टेड इन अगेंस्ट डार्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये हो गया कि जिसके पास भी वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट होता है उसके पास ये सारा चीज़ लेके वो जाएगा अपना ड्यूटी में। तो एक चीज़ यहाँ पे बोलना जरूरी है, बहुत सारा चीज़ जो 1955 में नहीं था वो चीज़ को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। खास करके सेंट जॉन, ये सेंट जॉन वाला खत्म कर दिया। कौन सा इंस्टीट्यूट्स में उनको सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, आपको ट्रेनर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारा नया नया अपडेट यहाँ पे दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखे अभी कि फास्टेड बॉक्स, कपबोर्ड और फास्टेड स्टेशन, ठीक है। अब चलते हैं अपना एम्बुलेंस रूम के तरफ, ठीक है। तो एम्बुलेंस रूम होता क्या है, ये एम्बुलेंस रूम बस सेम टाइप ऑफ जो पहले हम लोग का फास्टेड रूम था, बस उसका हायर वर्जन है, ओके। तो चलो अपना ओएसएच कोड में, जहाँ पे तो अभी हम लोग कंप्लीट किए ये वाला कि फास्टेड बॉक्सेस एंड कपबोर्ड्स जो होना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर में क्या बात कर रहा है, एनी अदर वेलफेयर मेजर्स व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर्स अंडर द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आज रिक्वायर्ड फॉर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज। यहाँ पे बात की है कि जितना भी अभी हम लोग यहाँ पे बात किए कि फैसिलिटीज कैंटीन, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, फास्टेड बॉक्स और कपबोर्ड्स, उसके बाद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि और कुछ यहाँ पे होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ का लाइफ को, वर्किंग लाइफ जो होता है एम्प्लॉयज़ का, जो माइंस में काम करते हैं उनका लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ कुछ भी प्रोविज़न यहाँ पे ये दे सकते हैं, ओके। उसके बाद देखो ये 2 नंबर में क्या बात कर रहा है कि जितना भी चीज़ अभी हम लोग वेलफेयर को प्रोविजंस को लेके बात की है, उसके साथों साथ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और भी एडिशनल चीज़ यहाँ पे बता रहा है। क्या है, आई एम्बुलेंस रूम इन एवरी फैक्ट्री और माइंस में भी यहाँ पे एम्बुलेंस रूम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केल दिया है कि एम्बुलेंस रूम, स्केल तो नहीं बोलेंगे, कि यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट दिया है कि एम्बुलेंस रूम वहाँ पे होने के लिए क्या चाहिए। वेयर इन मोर देन 500 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा लोग ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है या काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम देना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया एक लाइन में यहाँ पे कंप्लीट किया। अब देखते हैं कि एम्बुलेंस रूम का जो एक्सप्लेनेशन होता है कि एम्बुलेंस रूम होता है क्या है, क्या उसका ज़रूरत है, क्या उसका काम होता है, कौन उसका इंचार्ज होता है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग रूल में। चलिए देखते हैं वहाँ पे रूल नंबर 55 एम्बुलेंस रूम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एम्बुलेंस रूम है ये हम लोग का एक तरह का फास्टेड रूम के साथ ये एक तरह का रिलेटेड होता है, ठीक है। तो क्या है, एम्बुलेंस रूम की बात कर रहा है कि एम्प्लॉयर, फिर से क्योंकि वेलफेयर फैसिलिटी जितना भी होता है सब कुछ एम्प्लॉयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो एम्प्लॉयर ऑफ द माइन क्या इंश्योर करेगा, एट एवरी एस्टेब्लिशमेंट मेंशन्ड अबव ऑर्डिनरली एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स ए suitable ambulance room or dispensary round the clock during the working hours as the case may be as maintained in a good order, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जहाँ पे आपका 500 या उससे ज़्यादा लोग कहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एम्बुलेंस रूम देना है, सुइटेबल एम्बुलेंस रूम और डिस्पेंसरी, ठीक है, आपको देना है। और अगर हम लोग इसको देखेंगे हम लोग फास्टेड रूम के साथ, तो क्या था वहाँ पे 1955 में, वहाँ पे था कि भाई फास्टेड रूम में जहाँ पे आपका 150 लोग काम करते हैं या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पे आपको फास्टेड रूम देना है, ठीक है।
वहाँ पे उसका एरिया भी दिया था, कितना दिया था वहाँ पे भाई 10 मीटर स्क्वायर वहाँ पे होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ को यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे एम्बुलेंस रूम का क्या होना चाहिए एरिया यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बाद में दिखाएंगे, वहाँ पे पर्टिकुलर बोलोगे एडिक्वेट एरिया, मतलब जितना बेस्ट हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, जितना ज़रूरत है उतना आपको देना है। तो यहाँ पे क्या बोला पहला चीज़ कि भाई 500 या उससे ज़्यादा लोग अगर काम करते हैं कहीं पे, आपको यहाँ पे एम्बुलेंस रूम या डिस्पेंसरी आपको देना है। राउंड द क्लॉक मतलब 24 आवर्स वहाँ पे होना चाहिए, और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स या फिर जहाँ पे आप काम होता है जिस टाइम में, उस टाइम में वहाँ पे ये हमेशा ओपन होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। उसमें सारा चीज़ होना चाहिए जो कि इमरजेंसी के लिए ज़रूरत है, उसको ध्यान दो, इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे बोला, ये चीज़ एक्चुअली आना चाहिए था सेकंड में, सेकंड आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पहले तो ये बता दिया कि भाई 500 से ज़्यादा लोग रहने से वहाँ पे यहाँ पे एम्बुलेंस रूम या फिर डिस्पेंसरी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो बोला, द एम्प्लॉयर ऑफ एवरी एस्टेब्लिशमेंट मेंशन्ड अबव में ऑल्सो टाई अप विद हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। तो ये चीज़ कहीं मैच नहीं होता है। पहले पता होना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस रूम का काम क्या होता है, उसके बाद ये इमरजेंसी सर्विसेज का टाई अप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का जो ड्यूटी दिया है ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस रूम का जरूरत क्यों है। ठीक है, अब देखो सेकंड में एम्बुलेंस रूम जो होता है ये इसका मतलब क्या होता है, या फिर ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एम्बुलेंस रूम मतलब होता है कि एक प्लेस या फिर एक जगह जो कि कहाँ पे होगा, माइंस के अंदर या माइंस के प्रेमिसेस में, नियर बाय प्रेमिसेस, ठीक है, आसपास में होना चाहिए, जिसमें एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। जो पहले हम जो फर्स्ट एड रूम था वहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर दे दिया था, यहाँ पे बोला कि एडिक्वेट स्पेस, जितना जरूरत है उतना स्पेस होना चाहिए। एंड अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट्स कि जो टू कॉप अप विद मेडिकल इमरजेंसी, यहीं पे आता है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी कारण मतलब कुछ ऐसा कुछ आपका माइंड में हो गया जिसमें आपका इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भी चीज़ आपको जरूरत है वो सारा चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें हम लोग बोलेंगे एम्बुलेंस रूम या फिर डिस्पेंसरी। तो ये चीज़ होना चाहिए कि मेडिकल इमरजेंसी। उसके बाद हम लोग बात करते कि इमरजेंसी के लिए अगर आपका माइंड में एम्बुलेंस रूम या डिस्पेंसरी नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है कि आपका इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वो नियर बाय जो हॉस्पिटल्स होता है उसके साथ टाई अप करे। अभी हुआ कनेक्शन? ठीक है, ये होता है इमरजेंसी के लिए, और इमरजेंसी के बाद आएगा एम्प्लॉयर का ड्यूटी कि भाई वो टाइप करके किसी को भी अपना हॉस्पिटल को यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कंटेंट्स एटलीस्ट द इक्विपमेंट आज मेंशन्ड इन इलस्ट्रेटिव लिस्ट नंबर अनेक्सर 2। ये जो अनेक्सर 2 है ये माइंस के लिए नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस रूम में जो इक्विपमेंट रहेगा वो इन केस ऑफ माइंस, माइंस के लिए जो एम्बुलेंस रूम रहेगा उसमें जो इक्विपमेंट रहेगा वो रहेगा आज पर अनेक्सर 4। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर लूंगा जो लिस्ट में, उसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। तो ये हो गया माइंस के लिए। तो अनेक्सर 2, और पहले हम लोग देखे थे अनेक्सर 1, वो नहीं है। अनेक्सर 3 हो गया आपका फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड में जो चीज़ रहेगा। फर्स्ट एड स्टेशन में हो गया आपका अनेक्सर 5। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया एम्बुलेंस रूम में अनेक्सर 4। ठीक है, ओके, ये आ गया। और उसके बाद एम्प्लॉयर अगर चाहता है और कुछ डालने के लिए, वहाँ पे ऐड करने के लिए, तो कर सकता है। 4 नंबर, एम्बुलेंस रूम इज अंडर द चार्ज। अभी एम्बुलेंस रूम का इंचार्ज कौन रहेगा? फर्स्ट एड स्टेशन का हम लोग देख लिए कौन था, वर्कर या सुपरवाइजर जिसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे होता है एम्बुलेंस रूम का इंचार्ज कौन रहेगा, यहाँ पे रहेगा फुल टाइम क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर। एक फुल टाइम मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है वो रहता है एम्बुलेंस रूम का इंचार्ज, उसको अपॉइंट करता है कौन, एम्प्लॉयर डायरेक्टली। ठीक है, एम्प्लॉय करता है। एंड उसका असिस्टेंट्स भी यहाँ पे लोग रहेंगे, कौन रहेंगे, इज असिस्टेड बाय एडिक्वेट नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 1 नर्स, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1 नर्स, एंड 1 जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हेल्थ केयर और नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो एक मिनिमम 1 नर्स होना चाहिए और मिनिमम 1 जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हेल्थ केयर या फिर एक नर्सिंग असिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम बोल रहा है, मतलब एटलीस्ट बोल रहा है। आप यहाँ पे ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात करें, एक नर्स होना चाहिए मिनिमम, या फिर और एक जनरल ड्यूटी करने वाला एक असिस्टेंट हेल्थ केयर या फिर नर्सिंग असिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया उसका इंचार्ज जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्लस उसके साथ होना चाहिए उसका असिस्टेंट नर्स हो गया, और एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, द मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, जिसको हम लोग एम्प्लॉयर जो होता है उसको अपॉइंट करते हैं डायरेक्टली, उसका मेडिकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। ये सेम क्वालिफिकेशन है जो कि फास्ट एड ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रेनिंग देने आते हैं जो ट्रेनर, उनका भी वही क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशन है, उसको दिखाएंगे
कि मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। देखो 1 शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 और पार्ट 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल जो दिखाए थे आपको, जो इंस्टीट्यूशन होता है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, मेडिकल काउंसिल एक्ट के अनुसार ये सब हो गया। उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए इंडस्ट्रियल हेल्थ में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, एसोसिएट फेलो इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ एडिशनल क्या दिया यहाँ पे, द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर शल एक्वायर ए डिप्लोमा और डिग्री इन इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और द एसोसिएट फेलो ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या है ये चीज़ होना चाहिए। बाई चांस और किसी के पास ये है नहीं, ये जो लास्ट वाला है, जो डिप्लोमा डिग्री और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एसोसिएट फेलो इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड इक्विवेलेंट, अगर किसी के पास नहीं है लेकिन आप उसको अपॉइंट कर दिए हैं एज ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसको ये टर्म रहेगा कि 1 साल के अंदर जो क्वालिफिकेशन, ये जो आपका डिप्लोमा डिग्री इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ और एसोसिएट फेलो इन इंडस्ट्रियल हेल्थ होना चाहिए, ये चीज़ उसको 1 साल के अंदर उसको एक्वायर करना पड़ेगा। एक्वायर मतलब उसका 1 साल के अंदर वो सर्टिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, तब ये कंटिन्यू कर सकते हैं आज ए मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नहीं तो वो वहाँ पे उसको हटा दिया जाएगा। तो ये दे दिया भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ कभी हम लोग का दिया था 1955 में नहीं था, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पे एकदम मस्त यहाँ पे पूरा क्लैरिटी लेके आया है। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे नर्स का भी दिया था। देखो क्वालिफाइड जो नर्स होते हैं उनका क्या होना चाहिए, ये हम लोग को पता था 55 में हम लोग को मिला था कि जो नर्स होते हैं उनका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है साल ऑफ द क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड। देखो ये जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए नर्स का, वो होना चाहिए रजिस्टर्ड अंडर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जो उनको क्वालिफिकेशन मिला होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो नर्स उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, एंड कंप्लीटेड ट्रेनिंग इन बेसिक लाइफ सपोर्ट अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस इन इमरजेंसी ऑफ नॉट लेस देन 6 months ड्यूरेशन फ्रॉम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे बात करता है कि ये जो नर्स होना चाहिए उनका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक तो पहला चीज़ होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। उसके बाद उनके पास ये ट्रेनिंग होना चाहिए कि भाई बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है एक आदमी को, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है भाई क्या क्या चीज़, उनको बेसिक चीज़ जो होता है एक आदमी का, उसके ऊपर भी उनका एक कोर्स होना चाहिए, वो चीज़ के उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। उसके साथ साथ इमरजेंसी में भी उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इमरजेंसी केसेस में कैसे हैंडल करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है। तो ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 months होना चाहिए। ये 6 months कहाँ से होना चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। ठीक है, मल्टी स्पेशलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, ये हो गया नर्स का और ये हो गया भाई डॉक्टर का। ओके, उसके बाद और 3 चीज़ दिया है यहाँ पे सिंपल, कि एम्बुलेंस रूम जो होता है वहाँ पे एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए फॉर प्राइवेसी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को जो हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे इस तरह इतना स्पेस वहाँ पे सफिशिएंट होना चाहिए कि ताकि वहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन कर सकते हैं, ताकि प्राइवेसी रहे। क्या होता है कि चेकअप करने के टाइम में हम लोग का बहुत सारी चीज़ चेकअप करना पड़ता है, तो वो प्राइवेसी वहाँ पे होना चाहिए, इसलिए उतना स्पेस वहाँ पे सफिशिएंट होना चाहिए। और क्या बोला कि एम्बुलेंस रूम इज प्रोवाइडेड विथ इमरजेंसी लाइटिंग सप्लाई। ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए भाई, लाइट अगर किसी का बाहर का जनरल लाइटिंग अगर खत्म हो जाता है तो इमरजेंसी लाइटिंग वहाँ पे होना चाहिए कि भाई वहाँ पे लाइट नहीं जाना चाहिए, कंटिन्यूसली वहाँ पे होना चाहिए। एंड सुइटेबल कम्युनिकेशन मीडियम, प्रिफरेबली हैंड हेल्ड डिवाइस। कम्युनिकेशन मीडियम मतलब जैसे आपका वॉकी टकी हो गया मेनली, उस तरह का वहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे आप फिक्स वाला कोई वायरलेस सिस्टम बना रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीफर बोल रहा है, प्रीफरेबली हैंड हेल्ड। प्रीफरेबली मतलब वो प्रीफर्ड है कि आप वहाँ पे वॉकी टकी दे दो, जो कि हाथ में पकड़ के हम लोग आना जाना करने से भी हम लोग को खबर मिलता रहे। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस रूम इज प्रोवाइडेड विथ ड्रेंचिंग शावर पॉइंट्स। तो ये ड्रेंचिंग शावर पॉइंट क्या होता है, ड्रेंचिंग शावर पॉइंट ऐसा होता है कि भाई ये एक्चुअली इमरजेंसी का एरिया में ही रहता है, कि जहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी होता है उसी जगह पे ही रहता है। कि कोई अगर सोचो कि कोई केमिकल लैबोरेटरी में काम कर रहा है, ठीक है, सडनली उसको केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा केमिकल उसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर गिर गया, जो भी डेंजरस हो सकता है उसके लिए, तो वहाँ पे ड्रेंचिंग शावर होने से क्या है ना, इतना फोर्स में जो आता है उतने जितना भी आपका बॉडी में रहता है, कोई भी लिक्विड, कोई भी डस्ट हो गया, कोई भी डेंजरस चीज़ हो गया, वो चीज़ आपका साफ हो आता है, इसी के लिए वहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे बोलता है एम्बुलेंस रूम में ये ड्रेंचिंग शावर पॉइंट का फैसिलिटी भी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आज में भी नेसेसरी ओइंग टू द नेचर ऑफ वर्क विथ ड्रेनेज स्लोपिंग अवे फ्रॉम द शावर। तो शावर का जो पानी होता है साफ करने के बाद ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए कि ताकि वो पानी बाहर निकल जाए। उसके बाद वाटर सप्लाई टू ड्रेंचिंग शावर
शुड बी सिक्योर टू एंश्योर द कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। मतलब है कि ड्रेंचिंग शावर का फैसिलिटी जो आप दे रहे हैं वहाँ पे एम्बुलेंस रूम में, तो वहाँ पे जो वाटर सप्लाई वहाँ पे होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, इतना आपको इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये हो गया एम्बुलेंस रूम के बारे में। तो सोच के देखो कितना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरा हुआ है, इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखें कि भाई फास्ट एड का जो फैसिलिटी होता है क्या होता है। वहाँ पे फास्ट एड बॉक्स हो गया, वहाँ पे कपबोर्ड हो गया, वहाँ पे फास्ट एड स्टेशन हो गया, या फिर आपका जो एम्बुलेंस रूम हो गया। तो ये सारा चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आएंगे लेके इसका और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे दिया गया है, वेलफेयर फैसिलिटी, जैसे अपना रेस्ट रूम वाला आता है, जैसे आपका शेल्टर वाला आता है, जैसे आपका क्रीज रूल वाला आता है, जैसे आपका वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं उनके बारे में बात करता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।